सच अगर चलते फिरते मिल जाता तो व्यूअर्स तो जिंदगी बहुत आसान होती थी। सच अगर किसी पेड़ पे लगता या किसी बाग में किसी बगिया में फूलों के पौधों पे लगता फूल की तरह तो भी जिंदगी आसान हो सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सच कई बार खोद के निकालना पड़ता है। सो व्यूअर्स, लेट अस अंडरस्टैंड केस क्या है। बाणेर पाषाण रोड पर या पाषाण के पास एक कॉम्प्लेक्स, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मॉन्ट क्लेयर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो जगह है, यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक जगह किराए पे लेती है। जनवरी 2025 में कितनी जगह ये? 1,16,843.76 स्क्वायर फीट, मोटा मोटा 1,16,843 स्क्वायर फीट बैंक ने किराए से लिया है। कब से लिया है? जनवरी 2025। अब लगभग 1.5 साल होने को आ रहा है, ऐसा मान के चलिए। क्या रेट से लिया है? तो 152 रुपये स्क्वायर फीट कारपेट की दर पे, और महीने का किराया जा रहा है 1,77,00,000 रुपए हर महीने। और ये पहले 5 साल के लिए फिक्स रहेगा। अगले 5 साल में 25% इंक्रीज होगा, उसके अगले 5 साल में 25% इंक्रीज होगा। देखो, ये फिगर मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मीडिया में बार बार आया 1100 करोड़ का मामला, और मुझे भी ये चीज इंपॉर्टेंट लगी कि भाई बैंक 1100 करोड़ का रेंट 5 साल यानी 15 साल में 1100 करोड़। लेकिन अगर ये कैलकुलेट करें तो पहले 5 साल का 152 रुपए से 60 महीने का बनता है 106 करोड़। अगले 5 साल 152 का रेट हो जाएगा 190, यानी 25% इंक्रीज के बाद, और किराया हो जाएगा 60 महीने का, यानी 6वें साल से 10वें साल तक 133 करोड़। और अगर आखिरी के 5 साल की बात करें, यानी 11वें साल से 15वें साल तक, तो ये हो जाएगा 237 रुपये स्क्वायर फीट कारपेट पे, और किराया हो जाएगा 166 करोड़ के आसपास, यानी कुल मिला के 406। तो मुद्दा इसमें यह है कि 1100 करोड़ गए क्या? तो आप खुद सोच के बताइए 1100 करोड़ कैसे गए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस केस में जितने भी पार्टी है, मैंने सबसे बात करने की कोशिश की। मैंने मिस्टर गनू से बात की, मैंने बैंक के मेरे रिसोर्सेज से बात की, मैंने जो लेजर्स है मैंने उनके संदर्भ में मेरे जो सोर्सेस है वहाँ पे बात की। मिस्टर गनू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया इसमें कि जो बैंक से जो पैसा जा रहा है उस पर जो ब्याज है, और मान लो यहाँ पर जो बैंक की प्रॉपर्टी है उसकी जगह लोग यहाँ पर गए, तो इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया। लेकिन हमें जब हम रिसर्च करते हैं या फैक्ट चेक करते हैं तो हम लोग इसमें एक तरीका, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो ये है कि जो सबके साथ होगा वो आपके साथ होगा। तो पुणे में क्या और भी बैंक है क्या? तो है। क्या और भी बैंक्स जो उन्होंने किराए पे ऑफिसेस लिए हैं क्या? तो आंसर है हाँ, लिए हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? तो वहाँ पर वो एक रेंट देते हैं, ऊपर जो भी टैक्स है वो देते हैं, वही यहीं पर हो रहा है। सो अगर उस फॉर्मूले के हिसाब से और फैक्ट जो आज की तारीख में है उस हिसाब से देखें तो बैंक 15 साल अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र वहाँ पे रहती है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देने होंगे कुल 406 करोड़, ना कि 1100 XYZ करोड़। तो फिर फ्रॉड कैसे हुआ? क्योंकि 1100 करोड़ जो है, अगर वो इंटरेस्ट 12% का मिलाएंगे या पोटेंशियल लॉस वो सब कैलकुलेट करेंगे तो ये एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हमें वो करना होगा जो बाकी बैंक जिस तरीके से करते हैं। ये हो गया एक मुद्दा। दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यूअर्स, वो ये है कि क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र मूव हो गई? तो हमने बैंक के सोर्सेस से जब बात की तो पता चला कि यहाँ लोकमंगल में ऑलरेडी 400 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1000 से ज़्यादा लोग हर साल बढ़े हैं। इसी चक्कर में केवल ये नहीं, कुछ और ब्रांचेस भी बढ़ी है, और इतने लोग बढ़े इसलिए बैंक को एडिशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ी। और इस केस में बैंक के सोर्सेस का कहना है कि भाई हमने तो एक कदम आगे जाके हमने कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं रखा है, क्योंकि जब बात आ रही थी कि बैंक ने ज़्यादा पैसे, मतलब ज़्यादा रुपए स्क्वायर फुट से लिया है, तो मैंने उसके आसपास कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने चेक करने की कोशिश की जहाँ पर रेंटल 152 से ज़्यादा है, मैं कारपेट की बात कर रहा हूँ, और लॉक इन पीरियड भी है, 3 साल का है, 5 साल का है। लेकिन इस केस में मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक तरह से बाजी मार ली, विदाउट लॉक इन हमारी जब इच्छा होगी 6 महीने 9 महीने में चले जाएंगे। रही बात कारपेट वाली चीज़, तो बैंक के सोर्सेज का कहना है कि भाई हमने हमारा आर्किटेक्ट से सर्टिफाई कराया है। पार्किंग की अगर बात करें आप, तो पार्किंग में मिस्टर गनू का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो एक्सपेक्टेशन उतने पार्किंग नहीं मिले। बैंक या जो लेजर के जो रिप्रेजेंटेटिव उनका बोलना है कि हमारा एक लीज एग्रीमेंट है, उसके टर्म्स के हिसाब से जो भी हमारा कमिटमेंट है हम वो सारा फॉलो कर रहे हैं। अगर दिक्कत होगी तो हम एक दूसरे से बात करेंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर
फ्रॉड कहां हुआ है, अगर हम मिस्टर गनू के एंगल से सोचें या उनके एंगल से देखें, वो ये है कि भाई उनके साथ नाइंसाफी हुई है। यानी बैंक वाला जो मामला है मेरे हिसाब से ये एक अलग चीज है। बैंक में 1100 करोड़ वाला कोई चक्कर नहीं है मेरे हिसाब से। आफ्टर फैक्ट चेकिंग बैंक का केवल और केवल 406 करोड़ का है। लेकिन मिस्टर गनू का ये कहना है कि भाई उनके साथ में नाइंसाफी हुई है क्योंकि उनको कुछ कमिटेड था। हुआ ये ऐसा कि कोनबिल लैंडमार्क नाम से कंपनी है जिसमें मिस्टर गनू 50% पार्टनर है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है। इन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया। मिस्टर गनू का बोलना है कि उस हिसाब से उनको 50% जो भी अग्रीमेंट था वो हिसाब से आना चाहिए था। लेजर्स जो है जिन्होंने किराए पे जगह दी, उनका बोलना है कि भाई आना था तो जो उनके नॉमिनीज है वो है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स देखें, वो चेक करे आया है कि नहीं आया है, और मान लो अगर उनके हिस्से का उनको नहीं आया है तो एप्रोप्रिएट फोरम पे जाके वो कंप्लेंट करे या वो न्याय मांगे, कोर्ट में जाए। तो हुआ ऐसा कि नीरज कुमार एंड एसोसिएट जो कंपनी है वो ये बिल्डिंग बना रही थी। वो बिल्डिंग रुक गई और वहां पर फिर कोनबिल लैंडमार्क की एंट्री होती है, जो एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है वो ये बिल्डिंग बनाती है। और उसमें मिस्टर गनू और एक उनके साथी, ये लोग 2 लोग पार्टनर थे। 50-50% की बात है। और वहां पर मिस्टर गनू का कहना है कि भाई उनके साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन सामने वाले का बोलना है कि भाई मिस्टर गनू एंड उनके जो नॉमिनीज हैं, अगर उनको कोई चीज़, अगर बैंक को मान लो अगर एनओसी की ज़रूरत है, अगर जैसे मिस्टर गनू का कहना है कि भाई रेंटल के लिए, तो अगर उनकी प्रॉपर्टी उस नाम पर है तो उनकी एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर उनके नाम पर कोई चीज़ ही नहीं है तो एनओसी की कैसे ज़रूरत पड़ेगी। और अगर उनको नहीं मिली है कोई चीज़, वो डॉक्यूमेंट देके चेक करें, बताएं कि भाई हमारे नॉमिनीज को नहीं मिली है, हमको नहीं मिली है। कुल मिला के व्यूअर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बाजू में है। ये एक सिविल डिस्प्यूट है पार्टनर्स का, और केवल मिस्टर गनू नहीं, सामने वाले भी जो है, ये दोनों ने मिलकर या तो आपस में बैठ के आर्बिट्रेशन या कोर्ट में जाए या फिर सिविल सूट दाखिल करे। मेरे हिसाब से सिविल प्रोसीजर इन्होंने फॉलो करनी चाहिए। जब मैं ये कहता हूं, मिस्टर गनू कहते हैं कि भाई उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है, उनको पुलिस की तरफ से मदद नहीं मिलती है। सामने वाले कहते हैं कि भाई हमने भी तो कंप्लेंट फाइल की हुई है, हमें भी पुलिस के या हमें भी प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसमें मुझे लगता है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, बिकॉज आप कौन सी चीज़ कहाँ से देख रहे हो उससे असर पड़ता है कि सत्य क्या है। लेकिन क्या आपको या मिस्टर गनू को या जो लेजर्स, क्या आप लोगों को अपने हिंदुस्तान के कानून पे विश्वास नहीं है? क्या आप लोगों को सिस्टम पे विश्वास नहीं है? आप सिस्टम फॉलो करो, एप्रोप्रिएट फोरम पे जाओ, लेट इट बी आर्बिट्रेशन, लेट इट बी कोर्ट, और जाके सॉर्ट आउट कीजिए। हाँ, बैंक ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। बैंक ने ये कहा कि भाई, मतलब बैंक के जो हमारे सोर्सेस है, कि हजार लोग बड़े तो है ही है, लेकिन इसके पहले हम लोग ट्रेनिंग पे जो नया एम्प्लॉयज़ है या जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए बाहर होटल्स में जब एम्प्लॉय जाते थे वो एक एडिशनल कॉस्ट बढ़ती थी। अब यहाँ पर इनका ट्रेनिंग रूम इसी बिल्डिंग में आ गया, तो इनफैक्ट ये तो पैसा बच रहा है। रही बात कारपेट एरिया की, तो आर्किटेक्ट तरफ से हमने डिफाइन करके लिया हुआ है। लेकिन मिस्टर गनू का बोलना है कि ये जो 8 लेजर हैं उसमें उनका भी बड़ा रोल है, और उन्होंने इसमें ये करना चाहिए था, मतलब अप्रूव करना चाहिए था बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ की डील। तो इसमें जो लेजर्स हैं उनका ये बोलना है कि भाई क्यों अप्रूव करना चाहिए था, हम तो जो गैलप आपकी जो कंपनी है उसमें आप एक पार्टनर है, तो उसमें मेजोरिटी ने एक रेजोल्यूशन बना के दिया और उन्होंने अप्रूव कर दिया। अगर आपको वो जो रेजोल्यूशन है वो गलत लगता है तो आप अप्रोप्रिएट फोरम पे जाइए। ये पॉइंट भी लॉजिकल है कि भाई दोनों को जहां जहां गलत लगता है, जहां जहां इशू होते हैं, आप अप्रोप्रिएट फोरम पे क्यों नहीं जा रही हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन जो है वो काफी हद तक सिविल बनते जा रहा है, क्योंकि बैंक की बात करें तो नो लॉक इन, 15 साल जब चाहे चले जाओ, 1100 नहीं 406 का मामला। लेकिन कोनबिल लैंडमार्क की अगर बात करें तो मिस्टर गनू का कहना है कि भाई मुझे जो भी कुछ अग्रीड हुआ था वो प्रॉपर्टी नहीं मिली। लेजर्स या सामने वालों का बोलना है कि भाई जो भी कुछ अग्रीड हुआ था वो तो आप बात कर सकते हैं, बताइए, या फिर कंसर्न फोरम में जाइए। और एक और जो सामने वाले हैं उनका, मतलब जो लेजर्स हैं उनका कहना है कि भाई इसमें तो जेनेसिस जो कंपनी है उसकी ओर से पैसे आए थे, मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ था यूएस के जो सिटीजन से उन्होंने किया था, तो फिर प्रॉपर्टी या जो भी कुछ जो रजिस्ट्रेशन हुआ नॉमिनीज को या प्रॉपर्टी जिसने भी ली, तो वो फिर उनको ना जाते हुए फिर वो मिस्टर गनू ने क्यों ली। मेरे पास देखिए इस चीज़ का, मैं लेजर्स को भी कहूँगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपकी भी अगर ऐसी कोई क्वेरी, आप मिस्टर गनू से बात कीजिए, आप उनसे जवाब मांगिए, आप एप्रोप्रिएट फोरम में जाइए। तो कुल मिला के व्यूअर्स, एक कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी है जिसमें ये लोग जो पार्टनर थे, इनका एक मेरे हिसाब से
एक सिविल डिस्प्यूट होता है और ये डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं बैंक का भी नाम लेने की, या बैंक कहीं ना कहीं न्यूज़ में आता है, लेकिन 1100 करोड़ का नहीं, 406 करोड़ का मामला। सिविल डिस्प्यूट, दोनों लोगों को भारत के कानून पे विश्वास करके कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास जाने की ज़रूरत है, कंसर्न जो कोर्ट्स के जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने की ज़रूरत है। न्याय हो सकता है आज की आज ना मिले, लेकिन कल परसों एज पर द टाइमलाइन, जो भी कोर्ट्स के गाइडलाइंस होती है, टाइमलाइंस होती है, आपको ज़रूर मिलेगा। आप मीडिया में आके या आपस में एक दूसरे पर छींटे उछाल के ऐसे न्याय मैंने कम से कम मिलते हुए नहीं देखा है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहते हैं, लेकिन मामला 1100 करोड़ का नहीं है। बैंक का इसमें टेक्निकली इशू नंबर्स को देख के नहीं लग रहा है। न्यूज़ ऑट्स के लिए टीकम शेखावत।